राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड का एक वर्ग होता है जिसमें ग्लिसरॉल के SN1 और SN2 स्थिति में दो फैटी एसाइल अणु होते हैं और एक फॉस्फेट अवशेषों से जुड़ा एक हेड ग्रुप होता है जो SN3 स्थिति में होता है। सिर समूह एक हाइड्रोफिलिक क्षेत्र बनाता है और फॉस्फोलिपिड के प्रकार को निर्धारित करता है। फैटी एसाइल साइड चेन हाइड्रोफोबिक है। फॉस्फोलिपिड्स की ये एम्फेपैथिक संपत्ति कोशिकाओं के कंपोक्सलाइजेशन के लिए आधार प्रदान करती है। फॉस्फोलिपिड जैविक झिल्ली का एक मुख्य घटक होता है। विभिन्न फॉस्फोलिपिड कक्षाओं के आकार, चार्ज और रासायनिक संरचना कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के बाइलर के निर्माण और रखरखाव में एक भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ सबसर्नल ऑर्गेनल और फुटिकाओं के आपस के झिल्ली भी इसमें साथ देते हैं। झिल्ली के भीतर फॉस्फोलिपिड प्रकार के एक असममित वितरण आंतरिक और बाहरी पत्रक के बीच विभिन्न कार्यात्मक विशेषताओं को प्रदान करते हैं। फॉस्फोलिपिड झिल्ली के भीतर प्रोटीन को स्थिर करने, प्रोटीन की सक्रिय संरचना को सुविधाजनक बनाने और एंजाइमी प्रतिक्रियाओं में कोफैक्टर्स के रूप में शामिल होते हैं। फॉस्फोलिपिड के अवशोषण, परिवहन और भंडारण के लिए आवश्यक होता है। आहार वसा के पाचन और अवशोषण में सहायता के लिए फॉस्फोलिपिड को पित्त में स्रावित किया जाता है। वे लाइपोप्रोटीन की सतह पर मोनोलर बनाते हैं जो पूरे शरीर में तटस्थ लिपिड को परिवहन करने का कार्य करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन, लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट में फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग अणुओं के लिए एक जलाशय के रूप में काम करते हैं, जैसा कि एराकिडोनिक एसिड, फॉस्फेटिडेट, डाइसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इस समीक्षा का दायरा स्तनधारी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में फॉस्फोलिपिड का जैविक कार्य और संश्लेषण होता है, जैसे कि फॉस्फेटिडिल कोलाइन, फॉस्फेटाइडिल लोथोलेमाइन और फॉस्फेटिडाइलिन सरीन। नॉकआउट चूहों में अध्ययन से प्राप्त जानकारी फॉस्फोलिपिड जैव संश्लेषण और मधुमेह, मोटापा, फैटी लीवर और हृदय रोगों सहित विभिन्न पुरानी स्थितियों के बीच उपन्यास लिंक को उजागर करता है। अब फॉस्फेटिक एसिड का जैव संश्लेषण कैसे दे? जबकि मात्रात्मक रूप में झिल्ली फॉस्फोलिपिड का एक मामूली घटक फॉस्फेटिडिक एसिड रीढ़ बनाता है जिस पर अन्य फॉस्फोलिपिड प्रजातियों और ट्राइग्लिसरॉल का संश्लेषण आधारित होता है। तो फिगर में आप जैसे देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट GPAT एंजाइम के प्रेजेंस में लाइसोफॉस्फेट और AGPTA के प्रेजेंस में PA बनाता है, ठीक है। फिर ये PAP और CDS के प्रेजेंस में DAG में कन्वर्ट होता है जो बाद में PCPUTAG में कन्वर्ट हो जाता है, और CDS के प्रेजेंस में CDP DAG बनाता है जो कि बाद में PLPG और कार्डियोलिपिन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेटिक एसिड संश्लेषण एक फैटी एसाइल CO के अतिरिक्त के साथ शुरू होता है जो आमतौर पर संतृप्त वसा होता है। SL1 स्थिति और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में लाइसोफॉस्फेटिक एसिड का उत्पादन करने के लिए यह प्रतिक्रिया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज द्वारा उत्प्रेरित होती है और फॉस्फेटिडिक एसिड संश्लेषण के लिए दर समिति होती है। ये इस एंजाइम के दो रूप होते हैं, एक बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में पाया जाता है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एक दूसरा वसायुक्त एसाइल को एंजाइम जिसे अक्सर असंतृप्त किया जाता है को एसोसिल ग्लिसरॉल 3 एसिलेट ट्रांसफेर द्वारा फॉस्फेटिडिक एसिड बनाने के लिए SE2 स्थिति में लाइसोफॉस्फेटिक एसिड में मिलाया जाता है। ये मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरी विधि जिसमें फॉस्फेटिक एसिड का उपयोग अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है, साइटिन ट्रांसफेट यानी CTP को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करता है और CDP डाई एसाइल ग्लिसरॉल अणु बनाता है। कुल मिलाकर यह तंत्र फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट समूह को अन्य फॉस्फेट कार्यात्मक समूह द्वारा फॉस्फेटिडिल नोसोल, फॉस्फेटिडिल ग्लाइसरॉल या कार्डियोलिपिन जिसे डाइपोस्पोडिटाइड ग्लिसरॉल के रूप में भी जाना जाता है के प्रतिस्थापन के लिए अनुमति देता है। इन ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड्स के संश्लेषण को इस अवलोकन में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये था आपका बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। थैंक यू।